बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस एहतजाज को अलीमा खान और बुशरा बीबी अपने तौर पर लीड करते नज़र आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो मेन लीडरशिप है, वो भी दो ग्रुपों में तकसीम नज़र आती है। एक ग्रुप अलीमा खान के पीछे खड़ा नज़र आता है और दूसरा ग्रुप बुशरा बीबी के पीछे खड़ा नज़र आता है। और इसके साथ ही जो शेर अफजल मरवत है, अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शन से पहले की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा खासा मोबलाइज करते नज़र आए हैं। उनका ये कहना है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के कहने पर अवाम नहीं निकलेगी। तो ये सारी सूरत हाल देखकर ये लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल तो दी है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो एजेंडा है, वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रहा। हर ग्रोह अपनी अपनी बात करते नज़र आ रहा है, अपनी अपनी चीज़ सामने रखता नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उनका बयान ये सामने आया है कि जो ये 24 नवंबर का एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान में जो अब स्टेबिलिटी आ रही है मईशत के अंदर और सारे मामलात के अंदर, उसको डीरेल करने की एक कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अटैच किया कि जो इमरान खान है वो बाजवा के साथ और जनरल फैज़ के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं करते रहे। इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और बरतानवी अखबार ने एक दावा भी किया है। वो ये दावा करते हैं कि जो इमरान खान है वो फ़ौज से डील करना चाह रहे हैं, लेकिन फ़ौज किसी मूड में नज़र नहीं आ रही कि वो डील करेगी या नहीं करेगी। इसके पस मंज़र क्या कहानी है, मीर साहब से इसके ऊपर बात करते हैं। मीर साहब, ये जो बरतानवी अखबार कह रहा है कि खान साहब डील करना चाह रहे हैं लेकिन फ़ौज का मूड नज़र नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं उस अखबार पे बात करूं या आपके दायरे पे बात करूं? आपने सारी बातें गिनवा दी हैं जितनी भी गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा। और इस पर कन्फ्यूजन फैल सकती है कि हम किस पे बात करें, किस पे बात ना करें, किस पे बात करें। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो मैं तो सीधा कहता हूं कि इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो गए। अच्छा। उसे नज़र आ रहा है कि कोई बात बन नहीं रही। और ये जो गार्डियन की स्टोरी है उससे यही दिखाई देता है कि जब उसे बात बनती दिखाई नहीं देती तो उसने पैगाम दिया होगा एस्टेब्लिशमेंट को कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी हमसे क्या बात करोगे, फिर तो सियासी जमातों से बात करो। उन्होंने स्टोरी को इस तरह दिया जो डॉन में भी छपी और हमारे यहाँ और जगह भी रिप्रोड्यूस हुई कि भाई अगर आपने बातचीत करनी है तो सियासी जमातों के दरमियान करो। ठीक है। अच्छा, इससे मायूस होने के बाद उसको तो एक ही है कि मुझसे बात करो, और बात करने का मतलब ये है कि मुझे इक़्तिदार में लाओ। सही है। और तरीका कोई नहीं है। यानी कि अगरचे वो आप बोलते हैं कि मैंडेट मेरा है, मैंडेट चुराया गया है, मुझे मैंडेट वापस करो। ये सबको मालूम है कि इस तरह कोई मैंडेट वापस नहीं हुआ करता। सही है। अगर ये तय भी कर लिए जाए कि तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा सीटें ली हैं तो कैसे साबित किया जाएगा? सही है। वो कहते हैं 45 हमारे पास है, नहीं है। ठीक है। अगर होंगे भी तो कोई दलील नहीं बनती। सही है कि ये उसको बनाया जाए। बहरहाल वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में इसको देखिए, ना अलीमा पार्टी की कोई अहदेदार है, ना बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी को आगे शायद इसलिए किया गया है कि वो पहले भी फैसले बुशरा ही किया करती थी। अच्छा। वो हिसाब किताब लगाया करती थी। अच्छा। मैं तो उस रूहानियत का कायल नहीं हूँ। सही है। मैं बाबा फरीद का एक अदना का गुलाम हूँ। उनके बाजार से चंद मील दूर रहा करता था और जब भी मौका मिलता था जाया करता था। उनसे फैज़ हासिल किया हुआ और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो रूहानियत उनके नाम पर फैलाई जा रही है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बाबा फरीद से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ। फिर वो क्या ज़बान बोल रही हैं उससे मैं कहना नहीं चाहता कुछ। अच्छा। ओवर हो जाएगा अगर मैं कहूँगा तो। लेकिन बहरहाल इस तारीख ही बताया करती थी, देखकर तस्वीर देखकर करती है, इसको फलान जगह लगाया जाए, इसको फलान जगह लगाया जाए, इसको फलान जगह लगा। अब उसी ने मेरा ख्याल 24 तारीख बताई है। ठीक है। लेकिन वो उनका कहना ये है कि जो हमारे टॉप लीडर है उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा मैं सिर्फ इमरान खान का जो पैगाम है वो पार्टी तक पहुंचा रही हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम पहुंचाने में तो कोई हर्ज नहीं। पैगाम तो सियासी पहुंचा रही है ना, कुछ जाती तो नहीं। बर्तन मांजने का पैगाम तो नहीं पहुंचा रही, रोटी पकाने का नहीं पका रही कि सर्दियों का मौसम आ गया साग बना दो, या देसी मुर्गी जो फलां घी था वो अच्छा नहीं था, इमरान खान ये कहते हैं। पैगाम तो वो सियासी पहुंचा रही है ना। तो सियासी पैगाम जो है उससे वो खातून खाना नहीं रहती बल्कि सियासतदान ही बन जाती है। ठीक है। ये कहना कि जी खामोशी से पैगाम पहुंचाते हैं, ये सियासी पैगाम है।
अच्छा, तो असल इतराज़ किया जा रहा है, लेकिन आगे बुशरा बीबी का भी ये इतराज़ सामने आया है कि जब नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली, कोई डिप्टी वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई कुछ है, पूरी फैमिली कर रही है, तो मैं कर रही हूँ, उसमें क्या अर्ज है? मुझे इस पर पर्दे के पीछे रह कर पैगाम दे रही मुझे इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है कि फैमिली पॉलिटिक्स को मैं हक में नहीं हूँ, अच्छा, और इमरान भी हक में नहीं है। ठीक है। और जब उन्हें बुशरा बीबी को यहाँ हलीमा खान को इक़्तिदार देने के लिए कहा गया, पार्टी सरबराह बनाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने यही कह के इनकार किया कि मैं पार्टी को ख़ानदानी कोई पार्टी बनाना नहीं चाहता। सही है। लोगों ने ये भी कहा अपने बेटों को बुला लो, कासिम और सलमान को बुला लो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या क्या कह रहे चाहते हैं। सही है। तो बहरहाल वो है दूसरी बात। ठीक है। बात ये है कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई क्या होगी? लड़ाई होगी, बुशरा बीबी तो अंदर चली जाएगी, ठीक है, लीड तो उसको वही करती दिखाई देती है, फिर हलीमा खान ही करेगी, ठीक है, फिर हलीमा खान करेगी, फिर वो अंदर चली जाएगी। अच्छा, फिर लड़ते रहना शेर अफजल मरवत और अंदर जाने का क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करना है। लीड करना, देखें ना, अंदर जाने का मतलब ये है कि जब वो इस तरह कुछ करेगी, उनका केस तो चल रहा है उन पर, उनको सजा हो जाएगी, वो अंदर चली जाएंगी। ठीक है। फिर पैगाम रसानी कहाँ करेंगी? इमरान के साथ अंदर ही बैठी होंगी ना। ऐसी है। ये तो कहानियां कर ली है ना हमने। फिर हलीमा खान आएगी, जाएंगी, करेंगी, वो अगर कुछ करेंगी तो सियासी तौर पर, वो सियासी तौर पर अरेस्ट होंगी। ठीक है। वो मिर्ज़ा साहब, फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं हम फौज से मुज़ाकरात करेंगे। जब उनसे पूछा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, तो ये कहते नजर आते हैं कि जो ताकत है वो फौज के पास है, तो हम फौज की बात करेंगे। इन जमातों के पास तो कोई ताकत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई क्या वो इख्तियार नहीं कहते हैं कि मैंने फौज से बात करनी है? कहते हैं, वो तो अपने बयानात में कहते नजर आए। आप कहते हैं ना, फौज कहती है हम नहीं करते। असूली तौर पर ताकत फौज के पास है, तो वो कहते हैं फौज ने ताकत छीन ली है हमसे। वो यही कहना चाहती है ना, यही इल्जाम लगाना चाहते हैं। वो फौज ये इल्जाम मानने को तैयार नहीं है। आप बातचीत क्या करेंगे? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने जमहूरी ताकत छीन ली है अवाम के हाथ से। ठीक है। आपने एक तरह का मार्शल लॉ लगा रखा है। वो कहते हैं आप गलत कहते हैं, हम तो उसमें दखल ही नहीं देते। सही है। ये तो सीधी बात हो जाती है। उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं बनता। मसला ये है कि ये करने से होगा क्या? अगर 1,00,000-2 लाख बंदे वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हुकूमत कैसे चली जाएगी? ठीक है। फौज कैसे बैरकों में वापस चली जाएगी अगर फौज बाहर है तो? देखिए, बात यह है कि आपका कोई भी मनसूबा जो आपने इससे पहले इस्तेमाल किया है वो कामयाब हुआ है। फौज को मुजाहरे करने की बात छोड़ दीजिएगा। ठीक है। आपका मशहूर धरना जो कहते हैं 26 दिन का था, वो कामयाब नहीं हो सका, जबकि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। सही है। उसके बाद कौन सी तहरीक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश हुई, कामयाब वो हो गई, आप देखते रह गए। आपने असेंबली से बाहर बाइकआउट कर दिया, आप देखते रह गए। आपने आके जलसा कर दिया कि चीफ को नहीं मुकर्रर होने देना, आप नाकाम हो गए। आपने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तोड़ दी, आप उसके नताइज से नाकाम हो गए। ठीक है। भाई, जो आप जो कुछ करते हैं उसके पोलिटिकल नताइज क्या निकलते हैं वो बताइए ना। सही है। ये नताइज निकलते हैं कि अवाम आपके साथ है, तो वो तो हैं, लेकिन उससे आप हासिल कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है। और केस ये भी तो हमारी जमहूरियत का अलमिया है कि अवाम एक साथ है तो हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये अलमिया हुसन नहीं है, ये जमहूरियत का हुसन है। अवाम का साथ होना और हासिल ना कर पाना। ये तो अवाम का साथ होना तो आप कह रहे हैं ना। मुसीबत ये है कि जमहूरियत में कुछ दावा कर दे कि अवाम मेरे साथ हैं, तो दावा तो ठीक साबित नहीं होता। वो तो इस तरह ठीक साबित होता है कि हम कहते हैं कि उनका दावा ये है कि 80% लोगों ने उनको वोट दिए। उनका दावा है ना, इस दावे को साबित कैसे करेंगे? यानी कि हम इस चक्कर में पड़े ही नहीं। पड़े ये कि वो कहते हैं कि इक़्तिदार मुझे दे दो। मेरे साथ जब उन्होंने आपको इक़्तिदार में नहीं आने दिया, आपके वोट लेने के बावजूद, तो आपको पावर हिस्ट्री में रख के क्यों देंगे वो? सही है। अकल की बात करें ना। जब पहले नहीं आने दिया तो अब क्यों आने देंगे? अब क्यों आने देंगे? सीधी सीधी बात है। जो नवाज शरीफ कहते हैं कि एहतजाज मईशत को डीरेल करने के लिए, मुल्क को डीरेल करने वो कहते हैं कि ये जब करते हैं, जब मईशत के लिए कोई मौका मिलता है। अब IMF आया था, इन्होंने एहतजाज कर दिया। पहले चीनी सदर आया था, एहतजाज कर दिया। अब चीनी वज़ीर आज़म आए थे, एहतजाज कर दिया। ईरानी सदर आपने एहतजाज कर दिया। सही है। हर उस मौके पर जब अहम मौका आता है, आप एहतजाज की लाठी लेके निकलाते हैं।
तो ये वो ये बात कहते हैं कि आपको एहतजाज तब सूझता है जब हम किसी गैर मुल्की के साथ मामले को तय करना चाहते हैं और वो मईशत के मामले को तय करना चाहते सही हैं, है। आप प्रोटेस्ट करके निकलाते हैं। ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है। और इस बात को आप तरदीद नहीं कर सकते कि ऐसा होता रहा है। ठीक है मीर साहब, एक बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया किल्लात के अंदर, जो दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके बाद जो 7 सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद भी हुए, 15 ज़ख्मी भी हो गए। ये जो आए दिन दोबारा से ये सारे मामला शुरू हो गए हैं, बयानात भी सामने आते हैं, ये भी कहा जाता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे, लेकिन कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती, प्लान नज़र नहीं आता। आए दिन कोई ना कोई, मेरे ख्याल में या तो हिकमत अमली बन रही है, लेकिन ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे इदारों को ज़्यादा फ़ाल होकर काम करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस इदारों को ख़ास तौर पर। ठीक है। क्योंकि ये कोई गुरिल्ला वारफेयर जो है ये सिर्फ ऐसे नहीं लड़ी जा सकती कि वो हिट करते रहें और आप बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करते रहें, बल्कि आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। सही है। और ऐसी सूरत में आप यकीनी तौर पर कामयाब भी हो सकते हैं और कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कामयाब होते नजर नहीं। कामयाब होते नजर आते हैं। क्यों नहीं? गुलभूषण को वहीं से पकड़ा था उन्होंने, उसी इलाके से पकड़ा ना। सही है। वो कहाँ से आया था, और गुलभूषण के बाद एक लंबे अरसे तक जरा सुकून रहा था। अब कोई गुलभूषण और भी होगा जिसको हमें पकड़ना है, पकड़ लेंगे, बाकी ठीक हो जाएगा। वैसे बलोचियों की तहरीक भी चलती है नजर आती है, और जब भी टारगेट किया जाता है बलोचिस्तान को ही टारगेट किया जाता है, और ये दावे भी किए जाते हैं कि बलोचिस्तान अलहदा होना चाहता है। तो ये सारा उसी चीज़ की कड़ी है। प्रॉब्लम नहीं, वो तो देखो पख्तूनख्वास्तान की चलती रही, वो तो सिंधु देश की चलती रही, वो तो ग्रेटर पंजाब भी एक ज़माने में के लोगों ने नारे लगाए। सही है। तहरीकें चलती हैं, इलाकाई तहरीकें बनती हैं और चलती हैं, लेकिन ये कि इनके साथ ये मसला नहीं है। इनके साथ मसला ये है कि बलूचिस्तान में ग्वादर है, सही है। और ग्वादर तक जो सड़क जाती है वो चीन को दुनिया से मिलाती है। सही है। इससे वो चिढ़ते हैं दुनिया वाले, और उससे हमें, और उसी रास्ते से ईरान के साथ हमारे राब्ते हैं, वहाँ से तेल भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए दुनिया चिढ़ती है। ये सारी दुनिया का चिढ़ना और इस जंग में शामिल होना, ये हमें फेस करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम इस पे कामयाब होंगे, लेकिन 2 साल लगेंगे अभी से। लेकिन बलूचिस्तान की जो अवाम है वो बड़ी मायूस नज़र आती है। वो हमेशा से ये कहती नज़र आती है कि जो बाकी सूबे हैं उनकी निस्बत बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तो अभी तो सारे पैसे तो उनके लैंडलॉर्ड खा जाते हैं, उनके जगह वडेरे खा जाते हैं, उनके ट्राइब चीफ खा जाते हैं। पैसे जाते कहाँ गए? RCD हाईवे बनी थी, जब बन रही थी तो हम उधर गए, तो हमने कहा कि कहाँ बन गई है? उन्होंने कहा ये पत्थर अभी जो सड़क हो रही है ये RCD हाईवे ही है। सही है। करोड़ों रुपए लग गए उस जमाने के, जो अब अरबों डॉलर होंगे, वो खा गए। सही है। अपने अपने इलाके के लोग खा गए। ये लेवी बनाते हैं तो क्या होती है? जब मुशर्रफ की लड़ाई हुई तो क्या हुआ था? ठीक है। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि वो 1200 चाहता था लेवी के नौजवान भर्ती किए जाएं, उसके इलाके के 1200 नौजवान भर्ती करने का मुशर्रफ ये माने लेता था कि 1200 लोगों की तनख्वाह उसे दे दी जाए। सही है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि सरदार जो है ये लेवी के लोगों के लिए जो पैसे लेते हैं, ये भर्ती थोड़ा करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, पैसे खा जाते हैं, या कुछ थोड़े 4-6 बंदे रख लेते होंगे। तो ये वो लड़ाई है जो एक फ्यूडल सिस्टम, सरदार कल्चर भी एक वहाँ पे मौजूद है, लड़ती जा रही है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर से बयान दिया है कि इमरान खान अपने दौर में बाजवा और जनरल फैज़ के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं करते रहे, क्या कुछ नहीं करते रहे। बड़ी उन्होंने एक क्या कहते हैं अफसोस का इजहार किया है, एक गिला किया है। क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बाजवा और फैज़ ही नहीं, ये और बहुत से लोग बहुत कुछ करते रहे हैं, और लेकिन बाजवा और फैज़ जो है आजकल अड़िक्के में आए हुए हैं। अच्छा, निशाने पर हैं, आप उनके खिलाफ जो चाहे करते रहे। और उस ज़माने में तो इसमें कोई शक नहीं, फैज़ से पहले पाशा जो थे वो बड़े बदनाम हुआ करते थे। ज़ीरुल इस्लाम को तो नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़ लिया था कि जब उसकी एक टेप उन्होंने जनरल रहील शरीफ को सुना दी, उन्होंने कहा कि वो तो तेरे और मेरे बारे में ये कहता है। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है कि ये टेप सुन लो। तो उन्होंने जनरल ज़हीर इस्लाम को बुला लिया और सुना के कहा कि ये आपकी टेप है। उनके पास कोई चारा का नहीं, और कहा जी हाँ मेरी टेप है, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं भी सब। लेकिन पहले 9 मई का सारा मामला चल रहा था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या हुकूमती इत्तेहादी है या हुकूमत है, वो 9 मई की बात करते नज़र आते थे। अब ये अचानक से दोबारा से फिर वही टॉपिक बाजवा वाला और ये जो जनरल फैज़ वाला है, अचानक से छेड़ना,
इसको अब क्या किस तरीके से 9 मई को नजरअंदाज करना और क्या 9 मई को नजरअंदाज कर, और क्या लेकिन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा पॉइंट 9 मई था। नहीं, 9 मई को भूल जाना, कोशिश करना कि 9 मई को लोग भूल जाएं और बात करें वो बाजवा और फैज़ ने ये किया है। नवाज शरीफ बेचारे जो हैं वो पॉइंटेड बात थोड़ी करते हैं, वो तो यही कहते हैं देखो जी ये हुकूमत चलाई जो है वो बाजवा और फैज़ ने चलाई है। सही है। और जितना यानी कि मुझे निकाला बाजवा और फैज़ ने, ठीक है। इमरान को लेकर आए बाजवा और फैज़, सही है। उसके बाद हुकूमत को कायम रखा बाजवा और फैज़ ने। तो वो ये कहते हैं, वो इसमें सिर्फ फैज़ को नहीं कहते, बाजवा को भी कहते हैं। ठीक है। और बाजवा गुमसुम में गायब है, आप उनकी कोई खबर नहीं सुनेंगे। यानी एक खबर आई थी, उसके बाद नहीं आई थी। और उसके बाद पाकिस्तान में जब सारे आर्मी चीफ इकट्ठे हुए थे एक बार, तो उसमें बाजवा नहीं थे, बाकी सब थे। बाकी सब थे। ठीक है जी, बिल्कुल जी। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एक तनाज़ा चल रहा है, इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और इंडिया को कितना नुकसान होगा और इसका हल क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे मीर साहब से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी मुतनाज़ा बनी हुई है, जो इंडिया है पाकिस्तान आने से इनकारी है। इस हवाले से जो एक बहस है वो ये चल रही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आकर मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। अगर नहीं खेलता तो उसके क्या नुकसानात होते हैं पाकिस्तान को, और अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान आएगा और खेलेगा, लेकिन बाजिद नज़र आता है इंडिया इस बात पर कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लंदन में एक पैगाम दिया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान आकर खेले। अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी है और जो नवाज शरीफ साहब हैं समझा जाता है कि उनके इंडिया के साथ अपने एतबार में अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, तो क्या वो भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, बड़ा ये तनाज़ा एक बना हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता, और अगर नहीं आता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, क्योंकि स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, बड़े पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बजट खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ना आने के लिए बाजिद है। पैसे तो हमने इसी के नाम पर लिए हैं, आईसीसी से लिए हैं, और चलिए अच्छे स्टेडियम बन जाएंगे हमारे। अच्छा, अभी तक कराची का स्टेडियम पहले बिल्कुल ही रद्दी होता था, उसकी स्काई लाइन बहुत ख़राब थी, कुछ बेहतर की थी। अब पता चला कि वो भी कुछ नहीं बनी थी, अब कुछ फिर बना रहे हैं, लाहौर में भी कुछ काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन इसके ज़रिए से जो हमारे ताल्लुकात जो मज़ीद ख़राब हुए हैं, लगते थे अच्छे ठीक हो रहे हैं, वो ख़राब हुए हैं। ये बच्चों वाली कह रहे हैं मैंने खेलना नहीं जी, हाँ ये कोई बात है। मैंने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, अच्छा नहीं खेलो। अब क्रिकेट मगर कबड्डी नहीं खेलनी, कल को लूडो नहीं खेलनी, तो कोई तरीका तो नहीं है। अब लेकिन भारत का एक मजाज है, वो उनकी एक सियासत है जो यकीनी तौर पर 2 इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन में जरा पीछे गई है, और हो सकता है अगले इलेक्शन में इंडिया को इतनी बीजेपी को इतनी मार पड़ जाए कि वो इस किस्म की बातें करनी छोड़ दे। लेकिन अभी तक तो वो डटी हुई है अपनी बात पे, अभी तक डटी हुई है, उसका बाद फायदा भी उठा रही है। वैसे नवाज शरीफ ने जो उम्मीद का इजहार किया कि नवाज शरीफ इंडियन टीम को आगे खेलना चाहिए, मैटर करेगा? नहीं, मैटर क्या करेगा जी, मैटर तो हुकूमत करेगी, ज़्यादा ये करेंगे, ये नरमी दिखा देंगे। लेकिन जब वो नरमी नहीं दिखाएंगे तो ये क्या कर लेंगे। सही तो वो जैसे कि मैंने ये कह सकता हूँ कि इमरान भी गए थे एक बार बड़े तुर्रे के साथ कि मैं मोदी को बना के ले आऊँगा, सही है, लेकिन वो नहीं बना सके। तो वो पता नहीं वो क्या वो सोच रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे उन्होंने हैं। मसला बना रखा है कि क्रिकेट नहीं खेलना। मेरे साहब ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ कोई इलेक्शंस हैं जिसकी बाइस जो मोदी हैं वो ये अपना जो एंटी पाकिस्तान जो एक बयानी स्टांस है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसका बयानी इन बातों की वजह से ये कहा जाता है कि हम कहते हैं जमहूरियत जो होती है इसकी वजह से बड़े कौमों में बड़ा इंसाफ आता है, इंसानियत आती है, अदल आता है, और बहुत लोगों के मसले हल होते हैं। लगता है जमहूरियत मुसीबत डालती है। ठीक है, जमहूरियत ने ये गजा का क्या हाल कर दिया। जमहूरियत थी ना, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे ऐसे, और इलेक्शन लड़ने वाले हर पार्टी ने इसराइल को खुश करना था ऐसे। तो कभी कभी ये बरतानिया में ये होता है कि मेरे ख्याल में अब हमें सोचना चाहिए। और यही वजह है कि बड़े बड़े हमारे जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, फिलोसफिकल साइकोलॉजिस्ट था, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड,
उसने कहा था कि अमेरिका इस जमहूरियत के वतन से सिर्फ डिस्ट्रक्शन निकलेगी, तबाही निकलेगी। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार उसके बनने के फौरन बाद शुरू हो गई थी। और मुसीबत ये है कि अगर जमहूरियत के नाम पे यही होना है तो आप जमहूरियत का केस ही हार जाएंगे, बाकी बात तो छोड़िए। सही है, ठीक है। और वही मिर्ज़ा साहब, क्रिकेट के ऊपर मजीद हम जान लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब लाइन पे मौजूद है, ज़रा बात कीजिएगा। जी मिर्जा साहब, क्या सूरत बनती है इस वक्त, और क्या तजिया आपका इस मामले में? देखिए सज्जाद मीर साहब, इस वक्त तो खामोशी है, और खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा साबित होगी, मुझे लग रहा है। और जिस तरह से कल भारतीय हुकूमत खुलकर मैदान में आई कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो मुख्तलिफ ममालिक में के जहां पर जो हिस्सा ले रहे होते हैं वहां भेजी जाती है, तो कल वो ट्रॉफी पाकिस्तान आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जो शेड्यूल दिया था कि हुंजा, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद ले जाएगी, तो भारतीय हुकूमत ने इतराज किया कि ये सारे इलाके इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर में आते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं ले जाना चाहिए, इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आईसीसी, जिसे मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ, वो बैकफुट पर आई और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद, स्कर्दू और हुंजा ले जाने से मना किया। अब ये ट्रॉफी इस्लामाबाद, उसके अलावा आप देखें खानपुर, अटक, इस तरफ जाएगी, कराची, लाहौर, लेकिन अब उन इलाकों में नहीं जाएगी। तो इससे लग रहा है कि भारतीय हुकूमत जो है वो अब खुलकर आ गई है कि किसी भी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की राह में रोड़े अटकाए जाएं। अब क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब मांगा है कि आप हमें तहरीरी तौर पर बताएं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन खदशात का इजहार किया है, किन बुनियादों पर वो पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। अभी तक आईसीसी ने किसी मतलब कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड से मुलाकात हुई है, जिसमें गालिबन अब पाकिस्तान ने लॉबिंग शुरू कर दी है मीर साहब कि उन ममालिक को मिलाया जाए, ताकि, क्योंकि 20 नवंबर डेडलाइन है, अगर 20 नवंबर तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं करती तो उसे ब्रॉडकास्टर्स, कमर्शियल राइट होल्डर्स और उसके अलावा टीवी राइट होल्डर्स की जानिब से लीगल जो है वो एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अब आईसीसी की कोशिश है कि इस मामले को मीर साहब 20 नवंबर से पहले निपटाया जाए। क्या पाकिस्तान पर अपने मौके पर खड़ा रहेगा या फिर कुछ और होगा? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या सूरत इख्तियार करेगा? मौक़िफ़ का कायम रहेगा, इसरार करेगा कि ट्रॉफी इन्हीं शराइत पर यहाँ मुनक़द की जाए, या कोई तब्दीली जैसे माजी में होती रही है कि वो कोई हाइब्रिड मॉडल पर या इंडिया में जाने पर पहले जैसे माजी में आमादा हो गया था, कोई अपने स्टांस में चेंज लाएगा? आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, बजाय तो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता साल की सूरत हाल हमारे सामने, जब एशिया कप के लिए पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जो था वो मुत्तफिक हो गया था, जिसकी वजह से अब भारत हमें एक मरतबा फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल की पेशकश कर रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है? आईसीसी के पास 2-3 ऑप्शन हैं, या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाए, अगर नहीं तैयार होता तो फिर आईसीसी क्या इस पूरे टूर्नामेंट को पाकिस्तान से कहीं और ले जा सकता है? लॉबिंग करनी पड़ेगी, अगर आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स उस बात के हक में हो कि इस टूर्नामेंट को आप ले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान, और फिर एक और चीज है कि अगर बाहर भी ले जाता है, पाकिस्तान बॉयकॉट करता है या पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलता, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मीडिया टॉक में कहा था कि हम अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ तो हम नहीं खेलेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा? बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे ख्याल में 50 करोड़ का माली नुकसान होगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता, और पाकिस्तान को भी 20-30 करोड़ का नुकसान होगा। तो अब इस नुकसान को दोनों ममालिक के बोर्ड किस निगाह से देखते हैं, कैसे इसका वे आउट निकालते हैं, ये देखना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स से ज्यादा सियासत नहीं है जो इंडिया खेल रहा है? क्या गेन कर रहा है उससे? वो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सज्जाद मीर साहब, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई है भारत में, उन्होंने क्रिकेट को एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ताकि वहां के इंतहा पसंद लोगों की हमदर्दियां समेट सकें। अब दो राय जी है, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं,
को खेलना चाहिए। कुछ लोग इंतहा पसंद है जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, वो कहते हैं बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, पाकिस्तान को दीवार से लगा दो। तो ये ऑप्शन है, लेकिन इसको सियासत की नजर किया जा रहा है, वरना माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं रही मीर साहब कि आईसीसी का कोई इवेंट हो। ठीक है, 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार कर दिया था, उनके पॉइंट्स फोरफीट हो गए थे। 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाकर खेलने से इनकार कर दिया था, उनके पॉइंट्स फोरफीट हो गए। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे कहीं और मुंतकिल हो जाए। ये बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है जिसको आईसीसी को हैंडल करना है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने मसरूफियत के बावजूद भी वक्त दिया हमें, आपका बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत आपने हमें इनलाइटन किया जी। लेकिन सारी बात बड़ी खुलकर बयान की है, पॉलिटिकल मसला है और इसमें स्टेक हमारे भी है उनके भी है। सही है। कुछ हमारे 4 पैसे कम होंगे, उनके 4 पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है। वो अपनी हिसाब है, वो बनिया हिसाब कर लेगा, वो गालबन इतना स्टेक लेना चाहता है वो ले लेगा। लेकिन किस्सा ये है कि ये खेल तो ना हुआ ना जी, ऐसे हमने खेल को क्या बना दिया है। ठीक है, इंटरनेशनल मुकाबले होते थे, हम कहते थे कि भाई इसराइल से मुकाबला होगा तो हम नहीं खेलेंगे, कोई इस तरह की बात होती थी। लेकिन भारत की इस मामले में टीम हाँ कर देते हैं, आखिरी लम्हे में वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। ठीक है। आपने मान लिया कि हुंजा और उन जगहों पे आप बाकी जो नहीं लेके जा रहे, चलिए मान लिया आपने, उसके आगे क्या एतराज़ है आपको? सही है। और जाहिर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगर क्रिकेट नहीं होती तो इससे दोनों मुल्कों के शायकीन का नुकसान होता है। इससे दोनों मुल्कों के अंदर मुकाबले की, देखिए जैसे एक ज़माने में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ करता था, जिससे वो एशेज सीरीज भी कहलाती थी, वो विकेट की राख बनाकर उसको रखा जाता था ट्रॉफी के तौर पर, और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। बड़ा कांटे का मुकाबला होता था, बल्कि टेस्ट मैच वही पहले करता था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ये तो बाद में फैला। वैसा मुकाबला जो है ना, इसमें इंडिया भारत का है। ठीक है। इस मुकाबले को आप दूसरे फील्ड में रखें, तो तमाम ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट भी यही मैच है इंडिया और पाकिस्तान का। अगर दूसरे मुकाबले में नहीं रखने के बजाय आप इसको क्रिकेट की दुनिया में इस तरह लेकर आएंगे तो इसके नताइज तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। अच्छा सब अगर देखा जाए कि सियासत की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो अब इस वक्त इक़्तिदार में शहबाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब और नून लीग के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ, तो क्या वो नहीं कोई रोल प्ले कर सकते हैं? हुकूमत भी उनकी। एक बार इमरान खान इंडिया गए थे, उस वक्त शायद वज़ीर आज़म नहीं थे, तो बड़ा चर्चा हुआ था कि इमरान इंडिया गया है, इमरान इंडिया गया है। इंडिया में उसके चाहने वाले बहुत हैं, बल्कि चाहने वालियाँ भी बहुत हैं। ठीक है। तो वहाँ उसका बड़ा शोरा होगा, नाम भी लोगों के आते थे कि फ़लाँ भी चाहने वाला है, फ़लाँ भी चाहने वाली है, फ़लाँ भी ये है। वो गए, मोदी को मिले और मोदी बहुत अच्छी तरह मिले भी और संजीदा बन के उनकी बात भी करते रहे। और वहाँ इमरान खान ने कहा कि भाई आप पाकिस्तान का दौरा करें क्रिकेट टीम का, और मुस्कुरा के रह के बात को गोल करके। अच्छा। कोई बात का जवाब नहीं दिया। तो ये ट्रंप हो या मोदी हो, ये एक ही सिक्के के थैली के चटे बटे हैं। ठीक है। तो इनसे ये तो रखना कि ये इसकी किसी नरमी की, नवाज शरीफ के साथ बड़ी मामला इतना रहा है कि लोग अब भी कहते हैं कि शायद इमरान खान का नवाज शरीफ का सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के हवाले से। इंडिया के बारे उन्होंने बयान ये वाली नहीं, बल्कि बात यह है कि नवाज शरीफ चाहते थे कि ताल्लुकात इंडिया से बेहतर हो। सही है। और इस ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए वाजपेयी बस के जरिए लाहौर आए थे। ठीक है। और मीनारे पाकिस्तान पे गए थे और कहा था ये मामूली बात नहीं है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, और ये भी कहा था कि मेरे होते हुए कोई बात तय कर लें, मेरे बाद शायद आपको ये ऐसा आदमी ना मिले। ठीक है। और उस वक़्त हमारी फ़ौज ने कुछ थोड़ा सा रजिस्ट भी किया, दिखाया भी था। और फिर वही फ़ौज जो थी मुशर्रफ के साथ तारीख बदलने के लिए आगरा और दिल्ली चली गई थी। सही है। और हमारे जैसे लोगों को साथ ले गई थी। हमने कहा तो बड़ा तमाशा होगा, देखेंगे हम क्या होगा। और बैठे हुए थे, कुर्सियां लगी हुई थी कि बस अभी ऐलान होने वाला है और जिक्र हो रहा है। और ऐलान क्या होना था, सारा दिन इंतज़ार करते रहे ऐलान। आखिर ये है कि गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलती हुई मुशर्रफ की जो थी पाकिस्तान रवाना हो गई, और हम बेयारो मददगार तो नहीं, हम उसके बाद हम भी बड़े आराम से सुकून से पाकिस्तान आ गए। अफसोस इस बात का रहा कि अजमेर शरीफ नहीं जा सके जो शेड्यूल में शामिल था। तो किस्सा ये है कि आप उस वक़्त आपने ये और फिर हम कारगिल पर चढ़ गए।
ये मुशर्रफ ने किया। सही है। भाई आप अगर कुछ करें तो नुकसानदेह, और वो कोई दूसरा करे तो नवाज शरीफ इस थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उस सॉफ्ट कॉर्नर को हम बड़ा नाम देते हैं, ये इंडिया प्रो इंडिया है, ये वो तजारत करना चाहता है इंडिया से, वो ये करना चाहता है। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि भाई अगर आपको ये चीज़ है ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो बेहतर करें। अच्छा, इस तरह के इशारे जो है बिलावल भी देते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है। सियासत वहीं की वहीं खड़ी है और वहीं की वहीं जमी हुई है। जहाँ स्पोर्ट्स है वहीं सियासत है, और जहाँ सियासत है वहाँ स्पोर्ट्स जो है अटक के रह गई है। तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अब ये तो मैं कह सकता कि आलमी ताकतें दखल अंदाज हों, बल्कि मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान हमारे है, जो लोगों इंडिया को हुक्मरान है, मिलके स्पोर्ट्समैन अपन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। सही है। भारत को भी सही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जक तरफा नहीं हुआ करती कि एक तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा दी और दूसरी तरफ भी उसका असर आ गया। सही है। देखें क्या होता है। बहरहाल अभी तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ सियासत चल रही है। जो पाकिस्तान का जो पीसीबी है वहाँ पे भी इल्ज़ाम लगते थे कि पहले सियासत की जा रही, लेकिन अब जो सियासत है वो इंटरनेशनल चली गई, और जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसका तनाज़ा बना हुआ है कि वो इंडिया पाकिस्तान आता है चैंपियंस ट्रॉफी में, ये नहीं। इस पर तो बात चलती रहेगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे कि IMF का जो है वफद वो पाकिस्तान आया था, अपना दौरा मुकम्मल कर लिया उन्होंने, और बहुत से उन्होंने कुछ मामलात के ऊपर सख्ती से अमल दरामद की भी जो है ताकीद की है, और मज़ीद जो इनकम टैक्स है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें लगाए जा सकते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे IMF की। पाकिस्तान और जो IMF का जायज़ा मिशन था, उनके जो 5 रोज़ा मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, और पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है, जो उनका प्रोग्राम है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे, और साथ ही मज़ीद इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी भी करवा दी है, और जो ज़राअत है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा भी दिया गया है। मेरे साहब से बात करते हैं। मेरे साहब बताइएगा कि जो हदफ दिया गया था IMF की जानिब से, तकरीबन 3 सूबों ने पूरा कर लिया है, और पंजाब जिसकी ववेला किया जा रहा था कि बड़ा कामयाब जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो यहाँ तो खसारे में आ गए हम। असल में IMF जो है वो सिर्फ आपकी गर्दन के नीचे गिर्द जो है ना फंदा कसना चाहता है। सही है। और वो शरायत लगा रहा है जो आज तक उसने किसी मुल्क के खिलाफ नहीं लगाई। आपको तंग करना चाह रहा है, आप कैसे उससे जान छुड़ाते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे। सर, वो तंग करना चाह रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो तंग होना चाह रही है, बार बार उनके पास भी जाती है, जो अहदाफ दिए जाते हैं उनको पूरा भी नहीं करते। प्लानिंग तो इन्होंने कर दी है। देखें, लोगों ने बता दिया था, हमारी मईशत ने, कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, जो आप टैक्स लेना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक तो बात बड़ी सीधी है। ठीक है। दूसरी बात हमारी गलती है, कुछ हम टैक्स लगाना चाहते हैं। सही है। हम टैक्स नहीं लगाते। पंजाब ने तो बिल पास कर दिया है कि जरी टैक्स लगाया जाए। सिंध वाले कहते हैं ये हमारा किसान टैक्स नहीं दे सकता। ठीक है। क्यों? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसको कोई गर्ज नहीं कि शहरी आबादी क्या कैसे जीती है, कैसे मरती है। उसको एक बात से गर्ज है कि दही आबादी जो है ना उस पर कोई टैक्स न लगे, और टैक्स देने वाले काश्तकार जो वो दही हैं, शहरी नहीं है। तो इसलिए वो बात करती है। इसी कन्फ्यूजन में जो है हम फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। कुछ बातें मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कि सोलर सिस्टम के खिलाफ हैं, वो क्यों लगा रहे हैं आप? तो सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, और क्या। वो कहते हैं जो आपकी कंपनियां चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं दूसरी, वो जायज भाई उसका बंदोबस्त कराएं। ठीक है। वो बिकनी चाहिए, लेकिन ये है कि सोलर जो है वो लगना चाहिए ताकि लोगों को सस्ती बिजली में सब टैक्सेस लगाए जाते हैं। देखा ये जाता है कि जो बड़ा तबका है वो टैक्सेस नहीं देता, जो छोटा तबका है बोझ पड़ता है। अब जो ज़राअत का इनकम टैक्स लगाया गया है पंजाब के ऊपर, तो हमारे देखा जाए हमारे जो ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, उनका ताल्लुक भी ज़राअत से ही है। तो यही होगा, जो छोटा तबका है वही दबेगा। टैक्स आपको लेना, छोटे तबके को टैक्स लगता ही नहीं। अच्छा। 12 ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो कम रकबे जो हैं वो ज़्यादा काश्तकारों के बात है। सही है। और वो टैक्स से मुस्तस्ना है, और जिस तबके पर टैक्स लगता है वो जान छोड़ाते हैं और हम उनकी जान छोड़ देते हैं। सही है। ये असल मसला है। जैसे मैंने बताया कि पंजाब वालों ने तो बिल भी पास कर दिया, सिंध वाले बिल पास नहीं कर रहे। नहीं बिल पास कर रहे, और वो बल्कि मना भी कर रहे हैं, और बाइकआउट भी किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने से पंजाब असेंबली। वजह मैंने बयान कर दिया। हाँ। अच्छा भाई साहब, बाकी जिस तरह हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो कह रही थी माइशत बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है, जो अदाद शुमार दिए जा रहे थे और बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जो IMF का वफद यहाँ पर आया है और जिस तरीके से सारे मामला हुए हैं, तो सामने सारी मैंने सीधी बात अर्ज की है कि IMF का वफद गलत आया है। गलत आया है, बेवक्त आया है। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने स्टेट गवर्नमेंट को गिरवी रख दी है, आपने अपनी सारी मईशत उनके हाथ में दे दी है।
मुईशदान आपका वजीर ख़जाना वहाँ से आता है, हर बंदा उनके सुपुर्द है। तो ये आपको ये बुरे दिन गुजारना पड़ेंगे, इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। मेरे साहब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत, उनसे बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब 2-3 मसले हैं जी। एक तो ये IMF ने आके हमें कहा कि ये सोलर क्या लगा रखा है तुम लोगों ने और क्यों ये, और दूसरी बात है कि हमने ज़री टैक्स तो पंजाब में लगा दिया, सिंध वालों ने अभी तक नहीं लगाया, बल्कि बिलावल कहता है कि हमारा काश्त का टैक्स नहीं दे सकता। और क्या सूरत हाल है सोलर निज़ाम से? बाकी भी कुछ उनको इतराज़ात थे, कुछ शिकायतें थीं, टैक्स शायद हमने कम इकट्ठा किया है, क्या आपका असेसमेंट है इस पूरी सूरत हाल पर? जनाब सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा कि जब ये जुलाई 2023 में प्रोग्राम IMF का मंजूर हुआ था, तो मैंने कहा था कि दानिस्ता IMF ने और पाकिस्तान ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसकी वजह से मईशत कम से कम 37 माह तक लड़खड़ाती रहेगी, अवाम की तकालीफ बरकरार रहेंगी, और मकसद ये है कि 37 माह के बाद या 2027 के बाद किसी वक्त मईशत की हालत इतनी ख़राब हो कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के पास 25वें प्रोग्राम के लिए जाना पड़े, चाहे हुकूमत कितना भी कहते रहे ये आखिरी प्रोग्राम है, उनको पता है कि आखिरी प्रोग्राम नहीं है। ये तो एक जो है कोशिश थी कि पाकिस्तान को दोबारा IMF के चुंगल में लाया जाए। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक मुमकिन है कि सियासी तब्दीलियां कुछ हो जाएं, जो यूक्रेन की जंग है, मशरक़ी वस्ता की है, अफगानिस्तान की है, उस वक्त मुनासिब होगा कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए। ये वक्त इसलिए मुनासिब नहीं है कि एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस वक्त बहुत शानदार है और दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। दूसरे ये कि हमारी जो फौज है वो बहुत ताकतवर है और उसका एक वक़ार है और उसकी ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। और तीसरी ये कि हमारे जो रिजर्व वगैरह इस वक्त हैं, मिनरल्स के, और दूसरे अगर इस वक्त कोई धचका खुदा न खास्ता पाकिस्तान को लगता है तो इस्तेमाली ताकतें और दुनिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि इसको अभी चलाने देना है। हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से ये सोचते रहे कि अगर इस मुद्दत में किस्तें मिलती रहें और अमेरिका की आशीर्वाद रहे जिससे इक़्तिदार को तूल दिया जाता है, तमाम हुकूमत ये करती है, कोई नई बात नहीं है, तो ये मुल्क अशराफिया की गठजोड़ के नतीजे में ये प्रोग्राम बना था और जो कुछ है वो उसके मुताबिक है। नंबर एक तो ये बात। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि IMF क्या एतराज़ात कर रहा है, अभी खुल के तो सामने नहीं आए, ये तो आसाराइयाँ हैं, मगर जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है कि उनको तो फरवरी मार्च में आना था, वो अचानक क्यों आए? अब और इसलिए आए कि हमारी जो मईशत की कारकर्दगी थी, हुकूमत तो कहती रही कि जी हमारा इस्तेकाम आ गया है, मगर जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ने दिए, जो आदाद शुमार जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिए, वो चीफ के ये कह रहे थे कि मईशत की हालत खराब है और IMF के साथ जो मुआहदात तय किए गए थे वो सितंबर में उन पर हासिल नहीं हुआ। तो IMF को ये एक मौका मिला और उसने ये कहा कि भाई अगर फरवरी में आप आएंगे तो एक और मसला पैदा होगा, क्योंकि मार्च में आपको किस्त मिलनी है और अगर वो नहीं मिली तो फिर एक और बहरान का शिकार होगा जो अभी वो नहीं चाहते थे। तो वो बगैर शेड्यूल के यहाँ आ गए और उन्होंने मुज़ाकरात किए, सूबों से भी मुज़ाकरात किए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बड़ी तफसील से सूबों से उन्होंने बात की है, वफाक से भी बात की है। तो जो चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं वो एक तो ये है कि हमारी जो वजारत ख़जाना ने या वज़ीर ख़जाना ने दो बातें तो मान ली हैं कि हम टैक्सों में इस्लाहात नहीं कर सके, टैक्स भी उसी में आता है, हम तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं कर सके जो करनी होगी, वरना मईशत ठीक नहीं होगी, ये उन्होंने एडमिट कर लिया। आपने जिन दो बातों का तस्करा किया है बदकिस्मती से वो दोनों उसी में आती हैं, मगर मेरे ख्याल से मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन जो बिल्कुल वाज़ेह हैं वो हैं, और वो ये है कि अब जब आप देखें टैक्सों में इस्लाहात, अब हमारी 190 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ गई 3 महीने के अंदर, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दिसंबर तक भी ये शॉर्टफॉल रहेगी और जो है जून 2025 तक भी रहेगी। अगर ये शॉर्ट रहता है तो पूरा प्रोग्राम आपका जो है वो खत्म हो गया, इसलिए कि बजट खसारा बढ़ जाएगा, दूसरी चीजें बढ़ जाएंगी। तो IMF को हमने मौका दे दिया कि अब वो हमारे ऊपर दबाव डालें कि मिनी बजट यानी मिनी बजट या बड़ा मिनी बजट लाएं। उसके लिए बिल्कुल हालात साजगार हैं, बना दिए गए हैं। और IMF ने देखा कि जब यहाँ से गए हैं तो उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, वहां जाके वो अपनी बात अपने कार्ड्स ओपन करेंगे। अभी तक उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। तो पहला तो टैक्सों का मसला है बहुत बड़ा, और दूसरा जो है तवानाई के शोबे का मसला है। देखिए तवानाई के पहले अब मैं टैक्सों का बता दूं। अब वज़ीर आज़म साहब जब ये कहते हैं कि 15,000 अरब रुपया एक साल में टैक्स कम वसूल हो रहा है, और वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि 7,000 अरब रुपए सालाना टैक्स की चोरी है,
और दूसरी बात ये थी कि हुकूमत ने कहा था बजट में कि हम टैक्स की चोरी रोकेंगे, तो अगर ये 7,000 ही अरब रोक लेते तो फिर IMF को यह मौका नहीं मिलता, लेकिन टैक्स की चोरी भी नहीं रोकी। और जो 50,000 अरब का कहा है शॉर्टफॉल FBR का वज़ीर आज़म साहब ने, तो जो अहदाफ उन्होंने रखे हैं उसकी रोशनी में मैं आपको याद कर सकता हूँ कि 2027 तक भी ये शॉर्टफॉल उनका पूरा करने का कतई कोई इरादा नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि इसको जो है ना अगले प्रोग्राम में जाना है 2027 के बाद किसी वक्त भी। तो ये तो मैंने आपको एक टैक्स की बात बता दी, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो IMF आप देखिए कि कम से कम 30 वर्षों से कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मार्केट के मुताबिक करें, लेकिन कभी नहीं की गई। मैं आपको बताऊं, इस वक्त उन्होंने बहुत शोर हो रहा है कि जी रिवाइज कर दिया, बढ़ा दिया। मैंने जब उसका गौर किया तो बास केसेस में उन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी है। और तो ये तो रिवर्स गियर लगा रहे हैं ना, तो आप तो मौका दे रहे हैं दुनिया को। प्रॉपर्टी का माफिया है एक बहुत जबरदस्त, वो आप लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप दूसरी बात ये थी कि तवानाई में मैंने आपसे प्रोग्राम में कहा था, अगर इसका कुछ करना है तो पहला काम तो ये है कि आप मेहरबानी करके ये जो IPP उसके साथ फ्रॉड किया गया था, उन्होंने मिलकर हुकूमतों के साथ, एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तो आप फॉरेंसिक ऑडिट करा के उनके इल्जामात को सामने ले आए, फिर वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो क्रिमिनल केस बन जाएगा, उन पर भी बनेगा जिन्होंने मंजूर किया था। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है और लीपापोती कर रहे हैं। अब उस लीपापोती का नतीजा ये हुआ कि वो चीजें सामने नहीं आई और वो IMF को फिर मौका मिल गया। मगर मैं ये सोचता हूँ कि ज़री टैक्स को अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, तो 1% जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनके 20% ऑफ द फार्म लैंड है सारे पाकिस्तान में, और कई 100 अरब रुपए टैक्स वसूल हो सकता है। IMF कई वर्षों से, कई 25-30 वर्षों से ये बात कर रहा है कि जी आप ज़री टैक्स लगाएं। ये बात हकीकत है कि मैंने तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर देखे हैं, उन्होंने जोर दे के कहा है कि जी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। और उसने तो खास तौर पर ये कह दिया तहरीक इंसाफ ने कि उसमें ज़राअत शामिल है, उसमें प्रॉपर्टी शामिल है। मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है, पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, बेनज़ीर मरहूमा भी यही कहा करती थी। तो लेकिन अभी तक लगाने की कोशिश नहीं की और IMF ने कभी उस पर एतराज नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये नहीं भी होता है टैक्स, जो इन्होंने IMF के कहने से अब कानून साजी तो कर दी है, बाकी भी कर देंगे, करना पड़ेगा। इसलिए कि इनको ये पता है कि अगर ये कानून साजी नहीं करते तो फिर IMF को मौका मिल जाएगा, वो आपकी किस्त रोक लेगा, और अगर वो खुदा न खास्ता किस्त रोके तो फिर तो अब आगे चल के डिफॉल्ट में जाएंगे। तो ये लीपापोती हो रही है। इसलिए कि मैं आपको याद दिलाऊं कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये फरमाया था कि हमने पाकिस्तान से ये कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीब लोगों को मराद दें, लेकिन जो $7 बिलियन का हमने प्रोग्राम देखा उसमें तो मालदार लोगों पर टैक्स नहीं लगाया, उसमें तो पेट्रोल पे भी बढ़ा दिया, उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, उसमें तो बाद में तरक्याती खर्चात में कटौती कर दी, तालीम। तो ये उल्टा होता है। तो उनकी बातों पे हम ना जाएं, वो एतराज़ करके हमें कमज़ोर सूरत हाल में जाके कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात ना हो ताकि पाकिस्तान खुद इंसारी की तरफ ना जाए। और यही बात पार्लियामेंट को सूट करती है, यही बात FBR को करती है, यही बात सूबाई असम्बली को करती है, यही बात सियासतदानों को करती है, यही अपोजिशन को करती है। तो ये एक गठजोड़ है, उस गठजोड़ को तोड़ने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो एक बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि अगर इस तरीके से करते हैं, अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका जो फोकस होगा वो चीन को कंटेन करना और भारत की मदद लेना, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। और ये भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान उनका वॉर ऑन टेरर का पार्टनर रहेगा और उस बुनियाद पर वो पाकिस्तान की वहाँ मदद करेंगे जहाँ टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन जो तरक्यात की बात हो रही है उसमें वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। अलबत्ता ये जो मौसमियाती तब्दीली का ड्रामा शुरू हुआ है, इसमें हमें कुछ कर्जे मिल जाएंगे। और इमदाद का तो मैं आपको ये बताऊं कि आज जब 2022 का फ्लड आया था तो उस वक्त बहुत सारे वायदे किए गए थे, कितना खर्चा हुआ था, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। वो शुरू में जो कुछ मिलना था मिल गया, उसके बाद जो कर्जों के थे वो तो किसी ने भी नहीं दिए ना हमने मांगे, इसलिए कि हमें 50% लाना था। तो मेरा कहना ये था कि अब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की कौम, सियासतदान ये फैसला करें कि जी उनकी तो हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ हो रहा है, लड़खड़ाती चलती रही। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अपनी जो है गर्दन दूसरों के हाथ में मुस्तकिल दे दें। और पाकिस्तान की अहमियत क्योंकि अगर कम होती है, अफगानिस्तान के मामला अगर इस बरसे में तब्दील हुए, या ट्रम्प साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं मशरिकी वस्ता की, अब करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, मगर उनका फोकस चीन को कंट्रोल करना और भारत की मदद करना। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी अमेरिकी सदूर के बयान देखे हैं, सबसे जहरीला बयान आया था ट्रम्प का जब वो पहले सदर थे। ये बिल्कुल वाज़ेह है
अब ये और बात है कि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट उनको कितना मजबूर करता है। पाकिस्तान की अहमियत, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान की फौज की जरूरत, पाकिस्तान की बहुत सारी मदद की जरूरत है। उसके बगैर अफगानिस्तान में वो बिल्कुल तबाह बर्बाद आज भी हो जाएंगे। उसके तहत वो हमें कुछ न कुछ मराद दे के चलाते हैं, लेकिन खतरा बढ़ता चला जाएगा इस पासिंग में, ये सोचना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत वुसअत के साथ बात को घेरा है और हमें सब रहनुमाई की है। जी मीर साहब, जो बात की है बड़ी खतरनाक बात है कि 2027 तक IMF को पता है कि इन्होंने हमारे पास आना है, लेकिन क्या हमें नहीं पता कि हमने उनके पास जाना है अपनी मायशत को, अपने मुल्क को यरगमाल। हम तो दावा करते हैं कि आखिरी जो होगा हमारा प्रोग्राम, लेकिन IMF को पता कि ये आखिरी नहीं होगा। IMF को पता है। हाँ, और हमारे भी जो माहिरीन यही जानते हैं कि ये आखिरी नहीं होगा। बस सियासतदान जो हैं वो लोगों को लारा लप्पा लगा रहे हैं और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं। इंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जिस तरीके से बताया गया है कि जो 7,000 अरब की जो चोरी है टैक्स में, तो छोटी चोरी नहीं है, तो उनको रोकने के लिए तो कोई इकदामात नहीं किया जा रही है। देखा जा रहा है किधर टैक्स लगा के पैसे पूरे कर लिए थे। देखें, ये सब बातें होती हैं। वज़ीर ख़जाना ये कह देते हैं इतनी की चोरी हो रही है, वो कहते हैं ये इतनी हमने कमा लिया है। तो ये सारे अदाद शुमार के चक्कर में अभी ना पड़े, अभी ये गाड़ी को आगे खींच रहे हैं, इनको खींचने दें और अंजाम जो होगा वो हम सब भुगतेंगे, आप और सब मिलकर। गाड़ी को आगे खींच रहे हैं, इनको खींचने दें और जो अंजाम होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा। जो सूरत हाल लग रही है और जिस तरीके से वादे और दावे किए जा रहे थे कि जो हमारी मायशत है वो ट्रैक पर आ गई, लेकिन जो IMF का ये जो 5 रोज़ा दौरा था पाकिस्तान का, बहुत कुछ वाज़े करके गया है कि किस तरीके से हमारी जो मैशत है वो लूली और लंगड़ी हमारी जो मैशत है वो चल रही है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी गहरी नज़र में। हमें इजाज़त दीजिए, मुझे अमीर साहब को। अल्लाह हाफिज़।